हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, किसी भी वेव फंक्शन में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आज हम ये सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि अगर हमें कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी वेव फंक्शन, उसमें हमें पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल ड्यूल नेचर के होते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह हमारा वेव फंक्शन है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक, अब जो पार्टिकल होते हैं वो ड्यूल नेचर के होते हैं। पहला नेचर होता है उसका पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और उसका जो दूसरा नेचर होता है वो होता है वेव नेचर। तो हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल होते हैं वो ड्यूल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होता है। क्या होता है कि हर पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएट होता है। अब मान लीजिए ये वेव फंक्शन है। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन में पार्टिकल किस पोजीशन पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम मतलब कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस वेव फंक्शन में पार्टिकल कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, किस जगह पर है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मॉड साई का स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू हम वेव फंक्शन में पार्टिकल को फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हम किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है किसी भी वेव फंक्शन में। अब देखिए वेव फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साई आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर साई क्या है, साई जो है वो ग्रीक लेटर है, और आर यहाँ पर हमारा पोजीशन है, और टी यहाँ पर हमारा टाइम है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं वेव फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर एक हमारा वॉल्यूम एलिमेंट भी है जो कि है dx। ठीक है, देखिए जो वेव फंक्शन है वो किस में होता है, वो 3D में होता है। ठीक है, तो 3D में होगा मतलब ये वॉल्यूम भी होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट dx है। ठीक है, अब इसका भी पार्टिकल को फाइंड करने की अगर हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो उसमें हम किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें भी हम इसी फार्मूले से उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वेव फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा वेव फंक्शन है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, साई आर टी इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, इसको हमने किस में प्रेजेंट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता है ये ग्रीक वर्ड है, ये पोजीशन है एंड ये टाइम है। क्या लिखा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए प्लस आई बी, जहाँ पर ए हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और जो हमारा बी है वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ए क्या हो गया, रियल पार्ट, और बी क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट। अब अगर हम वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट ले लें तो ये क्या बन जाएगा, साई स्टार आर टी इक्वल टू ए माइनस आई बी। अब हम वेव फंक्शन और उसके कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साई स्टार इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर। एज वी नोन, जैसे कि हम जानते हैं कि साई स्टार साई डी एक्स रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल्यूम एलिमेंट
dx। इसका क्या मतलब हुआ कि साई स्टार साई dx जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है इन द वॉल्यूम एलिमेंट। और वॉल्यूम एलिमेंट हमने क्या लिया है, dx लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम एक एटम लेते हैं, ठीक है, हमने क्या लिया, एक एटम लिया, ठीक है। अब एटम क्या होता है, एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब मैंने आपको एक एटम ही दे दिया है और उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो एक होनी चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमारे एटम में है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अब इसी तरह नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, देखिए हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। जैसे मान लें हमने एक एग्जांपल देख लिया कि हमने एक एटम लिया और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक होना चाहिए क्योंकि एटम तो क्या है, एक ही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर है, तो प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अब इसी तरह नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो मान लीजिए अगर हम वेव फंक्शन को कुछ इस तरह लिखें, ये हमने लिया वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, ये वेव फंक्शन, ठीक है, और हमने ले लिया वॉल्यूम एलिमेंट dx, ठीक है, और यदि हम उस पर इंटीग्रल कर दें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन फंक्शन हमने ऐसा कर लिया कि हमने वेव फंक्शन लिया, वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट लिया, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया और उसका इंटीग्रल कर दिया, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है एटम वाला कि हमने एक एटम लिया और जो एटम है उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसकी जब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उस एटम में फाइंड करनी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए 1 के, है ना। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, इसी को हम कहेंगे वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन, कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन, वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। हमें ये पता चल गया कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जब हमने क्या किया, वेव फंक्शन लिखा, उसका कॉन्जुगेट लिखा, वॉल्यूम एलिमेंट लिया और उसे इंटीग्रल करके 1 के इक्वल कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेशन। अब यदि कोई फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे उसको देखते हैं। तो मान लीजिए देखो, अगर कोई हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उसको किसी और के बराबर ले लेंगे, 1 के बराबर ना लेके किसी और के बराबर ले लेंगे। मान लीजिए उसको मैंने n के बराबर ले लिया, यहाँ मैंने इसको n के बराबर ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मेरे को नॉर्मलाइज करना है, तो हम n को शिफ्ट कर देंगे, हम n को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर जब हमने n को इधर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो ये हो गया नॉर्मलाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, n को हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया, अब ये नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √n साई √n dx इक्वल टू 1, ठीक है। एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या कहलाता है कि किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होगी, 1 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।